नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम भारतीय मृदा की संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पॉइंट वाइज इनका अध्ययन करते हैं। मृदा पर प्रभाव डालने वाले 5 प्रमुख कारक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि मृदा पर 5 ऐसी कारक होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो वो पहला कारक है पैतृक सेल, दूसरा है जलवायु, तीसरा आपका वनस्पति, चौथा आपके भूमिगत जल और पांचवा आपका सूक्ष्म जीव। तो हम पहले पैतृक सेल के बारे में जान लेते हैं कि मृदा को आधारभूत खनिज एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? पैतृक सेल। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु क्या निभाती है भूमिका? मृदा में होने वाली रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है। वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। मृदा एवं ह्यूमस की मात्रा को नियंत्रित करती है। भूमिगत जल के बारे में बात है। मृदा एवं नमी प्रदान करता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियां तथा जीवों के अवशेष को सड़ा गलाकर खनिज एवं जैविक पदार्थ को अलग करते हैं तथा ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जैविक जो सूक्ष्म जीव हैं इन्हीं की सड़ा गलाकर जो भी अवशेष बनता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो जलवायु है। तो इसके बारे में जानते हैं। जलवायु के बारे में आइए इनके विस्तार रूप से बातें समझते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर। पहला पॉइंट है कि अगर किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ मृदा का निश्चालन हो जाता है। ठीक है। तो समझते हैं निश्चालन क्या होता है। अर्थात मृदा के पोषक तत्व पानी के साथ रिस कर निचले स्तर पर चले जाते हैं। जैसे कि आपकी मृदा की सतह है और जब यहाँ पर तेज अधिक बारिश होगी तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो निचले स्तर में चले जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? निश्चालन कहेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम यही बात करते हैं निश्चालन चले जाते हैं। इस कारण ऊपरी सतह अनउपजाऊ हो जाती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में मृदा का सिलिका पदार्थ निश्चालन हो चुका है जिस कारण से लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है जो खाद्यान्नों की खेतियों के लिए अनुपयुक्त है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है कि राजस्थान जैसे उच्च ताप एवं शुष्क प्रदेश वाले क्षेत्रों में मृदा में कोशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कोशिका क्रिया के कारण मृदा में उपलब्ध पानी तथा चूना पदार्थ सतह पर आ जाते हैं। जो जल तो वाष्पीकृत हो जाता है परंतु चूना सतह पर रह जाता है जो मृदा को अनउपजाऊ बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जहाँ पर अधिक जल की सिंचाई की व्यवस्था होती है वहाँ पर उन खेतों में जल तो वाष्पीकरण हो जाता है लेकिन वहाँ चूना पत्थर की अधिक मात्रा उपलब्ध हो जाती है, इसलिए वो खेत भी अनउपजाऊ हो जाते हैं। तो उनके बारे में हम अब जानते हैं। मृदा के संगठन एवं निर्माण प्रक्रिया में 5 तत्व का शामिल किया जाता है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला आपका खनिज पदार्थ है जो 40 से 45% के बीच है। ह्यूमस आपका 5 से 10% है। मृदा जल है जो 25% है। मृदा वायु 25% है। ठीक है। और सूक्ष्म जीव कवक एवं जीवाणु है। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मृदा संगठन के निर्माण में 5 प्रमुख तत्व होते हैं। अब हम और बात करते हैं मृदा परिशिखा। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं कि मृदा परिच्छेदिका में 4 संस्तर होते हैं। इसमें से सबसे ऊपरी संस्तर सबसे अधिक उपजाऊ होता है। जैसे कि आप बता दें ये आपकी जिस स्तर भूमि पर रहते हैं उसे हम संस्तरों में बांटा है कि ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, डी संस्तर। ठीक है। तो इस पर हम लोग खेती करते हैं, इसी पर रहते हैं। ठीक है। तो ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है यानी उपजाऊ मिट्टी होती है। और अगर निश्चालन हो जाए इस पर यानी अधिक बारिश हो जाए तो इसके जो पोषक तत्व हैं दूर निचले स्तर में चले जाते हैं। तो ये आप निश्चालन समझे। तो वही लिखा है यहाँ पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्रस्ट कहा जाता है यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट में पाए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन है। ठीक है। तो ये 4 पदार्थ हैं जो मृदा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। अब हम अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि पीएच मान के अनुसार मृदा को अम्लीय क्षारीय में बांटा गया है। तो पहला है कि जो उदासीन जो है वो उसका पीएच मान 7 होगा और अम्लीय मृदा होगी उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्षारीय मृदा की बात करें तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है कि अम्लीय मृदा के बारे में जानते हैं। तो अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयनों की अधिक मात्रा होती है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि क्षारीय मृदा यानी पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयनों की मात्रा होती है अधिक, यानी क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन के आयनों की अधिकता होती है, जबकि क्षारीय मृदा की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम की ऋण आयनों की मात्रा अधिक होती है। तो ये आप समझ गए हों कि अम्लीय मृदा कब आप जानेंगे और क्षारीय मृदा के बारे में कब जानेंगे। तो ये पॉइंट दोनों क्लियर कि जहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की अधिकता वहाँ पर अम्लीय मृदा, जहाँ पर पोटेशियम और सोडियम आयन ऋण आयनों की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर क्षारीय मृदा होगी, ठीक है। तो और अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए लाभदायक पीएच मान 6 से 7.5 तक होना चाहिए, यानी पौधे की वृद्धि के विकास के लिए जो फल फ्रूट लगते हैं और उनके विकास के लिए जो पीएच मान है वो 6 से लेकर 7.5 तक माना जाता है पीएच मान, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट है कि अम्लीय मृदा के आधार पर चूने का प्रयोग किया जाता है, यानी अम्लीय मृदा के सुधार के लिए अम्लीय मृदा को यदि अम्लीय मृदा होगी और उसको सुधार करना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है कि जब अम्लीय मृदा का सुधार करना हो तो उसमें हम आपको चूना मिलाएंगे, और जब क्षारीय मृदा का सुधार करना हो तो उसमें हम जिप्सम मिलाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने दोनों। और अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में पाई जाती है, यानी गुजरात का जो आपका क्षेत्र है दलदली क्षेत्र यानी समुद्र से संपर्क में आता है, ठीक है। और अगला पॉइंट अंतिम पॉइंट है कि अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। तो ये कुछ पॉइंट मृदा से संबंधित थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।